केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में हाल ही में बदलाव किए गए हैं, जिस पर मध्य प्रदेश श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय अभिभाषक संघ ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इसमें अभिभाषक संघ ने मजदूर संहिता में कौन कौन से कानून शामिल किए हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस की स्थिति, IR कोर्ट में कौन कौन से अधिनियम शामिल किए गए हैं, श्रम विवाद के समाधान की प्रक्रिया में परिवर्तन, SS कोर्ट से अभिप्राय, वर्कमैन कंपनसेशन, ESI, मैटरनिटी बेनिफिट, EPF, बिल्डिंग ऑफ सेस एक्ट आदि के प्रावधानों पर परिवर्तन, OSH कोड से क्या अभिप्राय है, इस पर मध्य प्रदेश श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गिरीश पटवर्धन ने अपनी राय रखी। SS कोड से क्या अभिप्राय है, इसमें कौन कौन से कानून शामिल किए गए हैं? SS कोड जो है वो उसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी यानी श्रमिकों के कल्याण से संबंधित जितने अधिनियम हैं, मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इस तरह के जो अधिनियम हैं इनको सबको एक साथ जोड़ा गया है और उसका उन सबको जो निचोड़ है वो निचोड़ ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ये है। वर्कमैन कंपटीशन, ESI बेनिफिट्स, EPF बिल्डिंग प्रावधानों पर कोई विशेष परिवर्तन आया है क्या? जी हाँ, इसमें परिवर्तन इस तरह का जो नज़र आ रहा है वो इस तरह से है कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन के जो प्रकरण थे वे पहले श्रम न्यायालय के समक्ष चला करते थे। कमिश्नर फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो है वो श्रम न्यायाधीश हुआ करता था। अब इस अधिनियम के आने के बाद ऐसा राज्य शासन की ओर से जो रूल बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्रकरण है ये श्रम न्यायालय से निकाल कर सहायक श्रम आयुक्त के पास ले जाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अगर सच में ये लागू होता है तो। इसी प्रकार ESI के भी जो आदेश हुआ करते थे उनको चुनौती देने के लिए एक ESI कोर्ट हुआ करती थी, वो भी अधिकार श्रम न्यायालय को था। यानी श्रम न्यायालय के पास औद्योगिक संबंध अधिनियम के अलावा अन्य बहुत सारे अधिनियम थे जिनके अंतर्गत सुनवाई के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अब प्रयास ये किया जा रहा है कि ये सब जो है वहाँ से निकाल कर और अलग अलग अथॉरिटीज़ को दे दिए जाए। तो जो ESI एक्ट है इसके भी जो विवाद है ये विवाद किसी स्पेसिफाइड अथॉरिटी को देने की बात हो रही है। यानी वो श्रम पदाधिकारी के समक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो रेगुलर सिविल कोर्ट्स हैं उसमें ये शायद प्रकरण दिए जाएं, ऐसी बात चल रही है। और उसी के बारे में हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि एक जो बनी बनाई कोर्ट है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़कर फिर से नई व्यवस्था बनाने का जो प्रयास है वो कुत्सित प्रयास है। हम निंदा करते हैं उसकी और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार जहाँ तक प्रोविडेंट फंड का सवाल है, प्रोविडेंट फंड के बारे में पहले से ही ये अधिनियम ये प्रावधान थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसके समक्ष ये मामले जाया करते थे, तो वो मामले यथावत उनके सामने जाया करेंगे। तो ये एक यथावत रहेगा। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन का सवाल है, इसमें मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल से बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि इसमें सुनवाई का अधिकार देने के लिए उन्होंने 3 अथॉरिटीज़ क्रिएट की हैं। यानी 3 लोगों को अर्हता बताइए कि ये लोग नियुक्त हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो अर्हता बताई गई है वो ये है कि ऐसा न्यायिक अधिकारी जिसको 5 साल का अनुभव हो। फिर दूसरी जो है वो ये है कि ऐसा अधिवक्ता जिसे 5 साल का अनुभव हो। और तीसरा जो है वो व्यक्ति हो जिसे औद्योगिक संबंध के प्रकरणों में विशेषज्ञता हासिल हो। तो ये जो तीसरा जो प्रावधान है, इस प्रावधान के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इन मामलों को निकाल कर और जो है वो श्रम पदाधिकारी या सहायक श्रम आयुक्त के पास इन मामलों को भेजा जाए। हमारा ऐसा कहना है कि इन मामलों में बड़े टिकलिश, बड़े जटिल मुद्दे निहित होते हैं। किस व्यक्ति को आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दुर्घटना माना जाए, किस प्रकरण में बीमा कंपनियों की लायबिलिटी रहेगी,
वो लायबिलिटी कितनी होगी, ब्याज की जो लायबिलिटी है वो किसकी होगी, ये इस तरह के कई विवाद हैं जो विवाद साधारणतः इन न्यायालयों के समक्ष आते हैं। इनका निराकरण ऐसा व्यक्ति जिसे कानून की डिग्री भी नहीं है, उस व्यक्ति को सौंपना मैं नहीं समझता कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य योग्य है। OHS कोड से क्या अभिप्राय है? इसमें कौन कौन से कानून शामिल किए गए हैं? जो OHS कोड है ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अधिनियम है। इसके अंदर उन्होंने जितने वर्कमैन की सेफ्टी से संबंधित जो अधिनियम थे, जैसे माइंस एक्ट हुआ जिसके अंदर वर्कमैन की सेफ्टी के बारे में प्रावधान है, जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट हुआ जिसके अंदर बिल्डिंग में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके बारे में प्रावधान थे, फैक्ट्रीज एक्ट जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक होते हैं इनके संबंध में प्रावधान थे। तो इन सब का को इकट्ठा करके इसमें शामिल किया गया। एसएस कोड से क्या अभिप्राय है? इसमें कौन कौन से कानून शामिल किए गए हैं? एसएस कोड जो है वो उसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी यानी श्रमिकों के कल्याण से संबंधित जितने अधिनियम हैं, मैं कुछ नाम गिनाना चाहूँगा। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इस तरह के जो अधिनियम हैं इनको सबको एक साथ जोड़ा गया है और उसका उन सब को जो निचोड़ है वो निचोड़ ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ये है। वर्कमैन कंपटीशन, ESI बेनिफिट्स, EPF बिल्डिंग प्रावधानों पर कोई विशेष परिवर्तन आया है क्या? जी हाँ, इसमें परिवर्तन इस तरह का जो नज़र आ रहा है वो इस तरह से है कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन के जो प्रकरण थे वे पहले श्रम न्यायालय के समक्ष चला करते थे। कमिश्नर फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो है वो श्रम न्यायाधीश हुआ करता था। अब इस अधिनियम के आने के बाद ऐसा राज्य शासन की ओर से जो रूल बनाए जा रहे हैं उसके अंदर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्रकरण है ये श्रम न्यायालय से निकाल कर सहायक श्रम आयुक्त के पास ले जाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अगर सच में ये लागू होता है तो। इसी प्रकार ESI के भी जो आदेश हुआ करते थे उनको चुनौती देने के लिए एक ESI कोर्ट हुआ करती थी, वो भी अधिकार श्रम न्यायालय को था। यानी श्रम न्यायालय के पास औद्योगिक संबंध अधिनियम के अलावा अन्य बहुत सारे अधिनियम थे जिनके अंतर्गत सुनवाई के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अब प्रयास ये किया जा रहा है कि ये सब जो है वहाँ से निकाल कर और अलग अलग अथॉरिटीज़ को दे दिए जाए। तो जो ESI एक्ट है इसके भी जो विवाद है ये विवाद किसी स्पेसिफाइड अथॉरिटी को देने की बात हो रही है। यानी वो श्रम पदाधिकारी के समक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो रेगुलर सिविल कोर्ट्स हैं उसमें ये शायद प्रकरण दिए जाएं, ऐसी बात चल रही है। और उसी के बारे में हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि एक जो बनी बनाई कोर्ट है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़कर फिर से नई व्यवस्था बनाने का जो प्रयास है वो कुत्सित प्रयास है। हम निंदा करते हैं उसकी और ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार जहाँ तक प्रोविडेंट फंड का सवाल है, प्रोविडेंट फंड के बारे में पहले से ही ये अधिनियम ये प्रावधान थे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसके समक्ष ये मामले जाया करते थे, तो वो मामले यथावत उनके सामने जाया करेंगे। तो ये एक यथावत रहेगा। जहाँ तक एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन का सवाल है, इसमें मैं एक ये बात बताना चाहता हूँ जो मेरे ख्याल से बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि इसमें सुनवाई का अधिकार देने के लिए उन्होंने 3 अथॉरिटीज़ क्रिएट की। यानी 3 लोगों को अर्हता बताई है कि ये लोग नियुक्त हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो अर्हता बताई गई है वो ये है कि ऐसा न्यायिक अधिकारी जिसको 5 साल का अनुभव हो। फिर दूसरी जो है वो ये है कि ऐसा अधिवक्ता जिसे 5 साल का अनुभव हो। और तीसरा जो है वो व्यक्ति हो जिसे औद्योगिक संबंध के प्रकरणों में विशेषज्ञता हासिल हो। तो ये जो तीसरा जो प्रावधान है, इस प्रावधान के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि इन मामलों को निकाल कर और जो है वो श्रम पदाधिकारी या सहायक समाज के पास इन मामलों को भेजा जाए। हमारा ऐसा कहना है कि इन मामलों में बड़े टिकलिश, बड़े जटिल मुद्दे निहित होते हैं। किस व्यक्ति को आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दुर्घटना माना जाए, किस प्रकरण में
बीमा कंपनियों की लायबिलिटी रहेगी, वो लायबिलिटी कितनी होगी, ब्याज की जो लायबिलिटी है वो किसकी होगी, ये इस तरह के कई विवाद हैं जो विवाद साधारणतः इन न्यायालयों के समक्ष आते हैं। इनका निराकरण ऐसा व्यक्ति जिसे कानून की डिग्री भी नहीं है, उस व्यक्ति को सौंपना मैं नहीं समझता कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य योग्य है। OHS कोड से क्या अभिप्राय है? इसमें कौन कौन से कानून शामिल किए गए हैं? जो OHS कोड है ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अधिनियम है। इसके अंदर उन्होंने जितने वर्कमैन की सेफ्टी से संबंधित जो अधिनियम थे, जैसे माइंस एक्ट हुआ जिसके अंदर वर्कमैन की सेफ्टी के बारे में प्रावधान है, जैसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट हुआ जिसके अंदर बिल्डिंग में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके बारे में प्रावधान थे, फैक्ट्रीज एक्ट जिसमें फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक होते हैं इनके संबंध में प्रावधान थे। तो इन सब का को इकट्ठा करके इसमें शामिल किया गया।